ठीक है, कल का रिवीजन करते हैं। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? ट्राइब्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप लोग बताते चलिएगा। ट्राइब्स को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? गोविंद सदाशिव घुरिये। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है ट्राइब्स को? पहाड़ी जनजाति। ठीक है, ट्राइब्स की पॉपुलेशन बताना। पॉपुलेशन, जनसंख्या बताना। 6784 अच्छा ठीक है। ट्राइब्स में कौन से डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? धार की है। कितनी थी याद है? 1522 1222 ठीक है। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी ट्राइबल परसेंटेज में पॉपुलेशन सबसे कम है? कम है, कम है, कम है, ट्राइबल परसेंटेज कम है। भिंड है। कितना परसेंट है? 0.4%। अच्छा ठीक है, अत्विका किस में कहा गया है ट्राइब्स को? संस्कृत टेक्स्ट में। अच्छा ठीक है, मुझे 3 सीक्वेंस बताना ट्राइबल पॉपुलेशन का, हाईएस्ट से लोएस्ट का। सबसे पहला तो पता है अपने को धार है, उसके बाद क्या आता है? झाबुआ है। अच्छा ठीक है, ये परसेंटेज वाइज बताना। कितना परसेंट है? 89%। ठीक है, फिर बरवानी आ जाएगा। ठीक है, फिर मुझे बताना कि अच्छा सबसे ज़्यादा, अगर अपन ने वो जो सीक्वेंस पढ़ा था, पहली जनजाति कौन सी जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? कितने परसेंटेज के साथ? 39%। थर्ड नंबर पे कौन सी है? कोल। कोल का क्या परसेंटेज है? 7.62%। ठीक है, कोरगू का परसेंटेज बताना और रैंक बताना। 4th रैंक है। ठीक है, अच्छा एक ढेबर आयोग बना था, उसने क्या रिकमेंडेशन दी थी ये बताना। पीवीटीजी में। अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज़ ऐड कर लेना, 1973 में इसने रिकमेंडेशन दी थी। अगर कभी पूछ लिया कि आयोग बना कब है, तो 1960-61 में बना था, तो ये ऐड कर लो एक बार। 1973 में इसने रिकमेंडेशन दी पीवीटीजीज की, लेकिन बना कब था? तो 1960-61 में बना था। ठीक है, अच्छा एमपी का सेक्स रेशियो क्या है? एमपी का लिंगानुपात क्या है? 931। ठीक है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन का क्या है ट्राइब्स में? 984 है। अच्छा ठीक है, ये बताना कि अपना जो दशकीय वृद्धि दर है, डिकेडल ग्रोथ रेट, वो कितना है? वो किसका सबसे ज़्यादा है? कितना परसेंटेज? 42.6%। कम किसका है? विथ माइनस। ठीक है, फिर बताना अच्छा सबसे जो लिटरेट जनजाति है वो कौन सी है? प्रधान है। कुछ कुछ बुक्स में ये हलवा भी मिल रहा है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये डिस्प्यूटेड रहते हैं और इस पर फिर याचिका लगेगी। ठीक है, तो वैसे तो प्रधान ही ऐलान करना आप लोग। ठीक है, अच्छा एमपी की रैंकिंग क्या है ट्राइबल परसेंटेज में? अगर हम टोटल देखेंगे स्टेट और यूटी का, 13th रैंक। अच्छा सिर्फ और सिर्फ स्टेट देखेंगे तो 11। ठीक है, और एमपी का परसेंटेज कितना है ट्राइबल पॉपुलेशन में? 21.1%। ठीक है, फिर बताना अच्छा गांधी जी ने क्या कहा है? ठीक है, एससी को क्या कहा है? एससी को हरिजन कहा है। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन किस में है? एसटी की परिभाषा किस में है? 25। हाँ ठीक है, अच्छा आर्टिकल 342 के 1 में क्या है? गवर्नर से और फिर किसी भी मतलब कास्ट या कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा द बैगा बुक किसकी थी? कब कब पब्लिश हुई थी? 39 में। अच्छा ठीक है, ठक्कर बप्पा को क्या कहा जाता है? ठीक है, उनका नाम है अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर, उनको आदिवासियों का पितृ पुरुष कहा जाता है। अच्छा ठीक है, मसीहा किसको कहते हैं? ठीक है, टांटिया बिल को रॉबिन हुड भी कहते हैं। ठीक है, ये
लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, चंदा कमेटी कब बनी थी और रिकमेंडेशन इसने क्या दी थी? कितनी रिकमेंडेशंस दिए थे? 5। बताओ क्या क्या थी? हाँ हाँ, आदिम जाति के लक्षण, स्पेशल कल्चर, चलो ठीक है, ठीक है। और इतना ही था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग के सिलेबस में जो पहला टॉपिक मेंशन्ड है, ठीक है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ से मेन अपनी ट्राइब स्टार्ट हो रही है सिलेबस वाइज, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, हेडिंग डाल लेना। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। एमपी का मैप बनाना आप लोग, जैसा भी बनता है देखकर बना रहे, देखकर बनाइए। पहले एमपी का मैप बनाना, रफ मैप बनाइए, देखकर बनाओ, फोन में देखकर बनाओ। एमपी का रफ मैप बनाना बस अपनी कॉपी में। अपने हिसाब से बनाओ आप लोग, ये तो मेरा मैप है, आप लोग बनाओ, मैं देखूंगी भी। रफ मैप बनाना, बन गया? बन गया? कहाँ बना है वहाँ पे? अच्छा, ठीक है। ये जो साइड के कॉर्नर है वो थोड़े सही कर लेना आप लोग। मेन होता है ये जो सिंगरौली है, ये डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ का, यहाँ पे जो बड़वानी और बुरहानपुर वाला आ जाता है, ये बालाघाट वाला, ये बस कॉर्नर सही बनने चाहिए, बाकी तो फिर ठीक है। एमपी की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है? 26,809। ट्राइबल पॉपुलेशन बताना फिर से। 15316784। चलिए ठीक है, ठीक है। बताऊँ मैं? देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपन लोग 4 तरीके से पढ़ेंगे, और बीच में मध्य में कौन सी जनजाति है पहले आप लोग को मैं ये बता देती हूँ। देखो, नॉर्थ वाले रीजन में जनरली सहरिया जनजाति, वो ग्वालियर मुरैना वाले क्षेत्र में, श्योपुर वाले क्षेत्र में सहरिया जनजाति है, ठीक है, तो बना लेना। ठीक है, ये कौन सा रीजन आ जाता है? ये अपना ईस्टर्न आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली कोल और पनिका जनजाति है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सदर्न वाला रीजन जो है पूरा, ये जो साउथ वाला रीजन है, यहाँ पे मेनली है बैगा, गोंड। मैं मेजर ट्राइब की बात बता रही हूँ, जो बड़ी बड़ी है, छोटी मोटी जो है वो अपन लोग बीच में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये वाला जो रीजन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है कोरकू,
ठीक है, साउथ वाली लिख रही हूँ मैं, द साउथ वाली, ये साउथ ईस्ट वाली थी, यहाँ पे कोरकू, और है यहाँ पे जो छिंदवाड़ा में भारिया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और फिर मेन इधर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो गैदर करती है वो है भील। ठीक है, जो सबसे बड़ी ट्राइब है, सबसे मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो है भील। तो इस एरिया में है भील, जो कि वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी वाले क्षेत्र में। ठीक है। और अगर मध्य की देखो, गोंड एक ऐसी ट्राइब है जो साउथ मतलब ये इस साइड में भी, दक्षिण पूर्वी में भी होगी, दक्षिण में भी होगी और मध्य में भी होगी। ठीक है, तो ये मध्य वाले रीजन की मैं लिख दे रही हूँ। ये कोरकू साउथ का है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये अरे यार रुक जाओ, मैं इधर नीचे लिख दूँ। देखो, एक तो ये भारिया हो गया। ठीक है, दूसरा जो साउथ में है वो है कोरकू। ठीक है, अब ये सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे है पारधी जनजाति। पारधी, गोंड, गोंड इस साइड में भी आ जाएगी, बीच में भी आ जाएगी, यहाँ पे भी गोंड आ जाएगी। ठीक है, देखो अभी मैं बना लेना, अभी एक बार सुन लेना। ठीक है, अगर अपन नॉर्थ वाले रीजन की बात करें, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, तो उस रीजन में जो जनजाति है वो है सहरिया। सहरिया के बारे में मैंने कल क्या बताया था? पीवीटीजी में से एक जो जनजाति है वो सहरिया है। तीन थी, बैगा, भारिया और, ठीक है, जो पिछड़ी जनजाति होती है उसमें से भी अति पिछड़ी जो होगी उसमें से एक है सहरिया। तो सहरिया जो है वो नॉर्थ वाले रीजन में है। ठीक है, नॉर्थ के बाद अगर अपन ईस्ट वाले रीजन की बात करें, ये जो बघेलखंड वाला क्षेत्र होता है, तो कोल जनजाति और पनिका जनजाति। कोल मोस्टली सतना में होती है। ठीक है, जब हम ट्राइब्स पढ़ेंगे तो उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बस आपको रीजन वाइज पता होना चाहिए। कोल जो है वो सतना में है। ठीक है, पनिका भी इधर ईस्ट वाले रीजन में। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि ये एरिया है दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट वाला। तो मेनली यहाँ पे बैगा जनजाति, गोंड जनजाति और छोटी वाली जो है मुड़िया जनजाति, उड़ाव, वो तो बाद में करेंगे। मेनली जो है बैगा और गोंड। ठीक है, फिर आते हैं अपन दक्षिण वाले रीजन में, साउथ वाले रीजन में। एक तो है कोरकू, कोरकू मुख्यतः बैतूल में। ठीक है, दूसरा है भारिया। तो भारिया क्या थी? भारिया के बारे में क्या बताया था मैंने? पीवीटीजी में से एक जो है वो भारिया है। ठीक है, तो भारिया जो है वो पातालकोट में होती है। ठीक है, फिर है सबसे बड़ी ट्राइब जो है अपनी एमपी की, वो वेस्टर्न पार्ट में पश्चिमी क्षेत्र में है भील। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेना। हो गया? ठीक है, 3 कॉलम बना लेना। इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति। ठीक है, पहला लिखना एरिया या फिर रीजन, क्षेत्र लिख लेना पहला। हिंदी में लिख लेना क्षेत्र और इंग्लिश में लिखना रीजन या फिर एरिया। ठीक है, सेकेंड कॉलम में लिखना संबंधित जिले, संबंधित जिले, जिस भी अपन क्षेत्र की बात करेंगे उसमें कौन से जिले आ रहे हैं और वहां पे कौन सी जनजाति वो पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, सेकेंड कॉलम बन गया। थर्ड है प्रमुख जनजातियां, मेजर ट्राइब्स, प्रमुख जनजातियां, तीसरा कॉलम। ठीक है, पहला क्या लिखा अपन ने क्षेत्र लिखा या फिर रीजन, सेकंड में प्रमुख मतलब संबंधित जिले और तीसरे में प्रमुख जनजातियां। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेना पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न में मैंने क्या बताया? कोल और पनिका। ठीक है, तो ईस्टर्न की लिख लेना। अच्छा, पहले संबंधित जिले लिख लो पूर्वी क्षेत्र के। शहडोल,
सीधी, सिंगरौली, कटनी और अनूपपुर। अनूपपुर, ठीक है। क्या क्या लिखा आप लोग ने? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, ठीक है। इसके आगे लिख लेना जो अपन ने लिखा है प्रमुख जनजातियां, वहां पे मेनली है कोल और पनिका। कोल और पनिका, ठीक है। पहला रीजन लिखा अपन ने ईस्टर्न। ईस्टर्न के डिस्ट्रिक्ट क्या क्या थे? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति है? कोल और पनिका। अपन मेजरली देख रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये जनजाति होगी। अगर अपन जब ट्राइब्स पढ़ेंगे तो उनका पर्टिकुलर पढ़ेंगे कि किस रीजन में है, एग्जैक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो जब ट्राइब अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ ईस्टर्न में कौन सी है, तो कोल और पनिका। सेकेंड लिख लेना वेस्ट, पश्चिमी, पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न रीजन। ठीक है, वेस्टर्न रीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे बताना, जहाँ पे ट्राइब्स है? झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, हाँ ठीक है। तो लिख लेना झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इसमें बुरहानपुर भी लिख लेना, ठीक है। मंदसौर और रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, मंदसौर और रतलाम, ठीक है। इसमें प्रमुख जनजातियां वाले कॉलम में लिखना भील और उनकी उपजातियां, भील एंड देयर सब ट्राइब, भील और उनकी उपजातियां, भील एंड देयर सब ट्राइब, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट लिख लिया। फिर नॉर्थ का लिखना उत्तरी क्षेत्र, ठीक है। इसके संबंधित जिले कौन से होंगे? ऊपर में कौन से जिले आते हैं मुख्यतः? ठीक है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लिखना श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, ठीक है। कौन सी होगी जनजाति इस रीजन में? सहरिया, ठीक है, सहरिया लिख लेना। लिख लिया, ठीक है। फिर है दक्षिणी क्षेत्र, सदर्न रीजन, अच्छा एक लिख लेना दक्षिणी क्षेत्र और दूसरा अपन लिखेंगे दक्षिण पूर्वी वाला। दक्षिणी वाला लिख लेना पहले। इसके डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे बैतूल, छिंदवाड़ा, बैतूल और छिंदवाड़ा, खंडवा भी लिख लेना उसमें, ठीक है। वहां पे ट्राइब कौन सी लिखेंगे? कोरकू और भारिया, ठीक है। फिर लिखना दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, साउथ ईस्टर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न रीजन, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इस साइड में कौन सी जनजाति होगी? बैगा, गोंड, ठीक है। मेन लिख लेना बैगा और गोंड। अच्छा इसके डिस्ट्रिक्ट लिख लेना डिंडोरी, मंडला, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा भी लिख लेना इसमें, ठीक है। क्योंकि गोंड तो मुख्यतः तीनों रीजन में है, ये बीच में भी आ जाती है, सेंटर वाले में, साउथ वाले में भी, साउथ ईस्ट वाले में भी। गोंड एक ऐसी जनजाति है जो मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसमें लिखना गोंड, बैगा, लिख लिया गोंड और बैगा, जो जनजाति है उसमें लिखना गोंड, बैगा, ठीक है। फिर लिखना मध्य क्षेत्र, सेंट्रल रीजन,
क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा, पूछ लो। आ गया, ठीक है। सेंट्रल रीजन में लिखना डिस्ट्रिक्ट कौन से आ जाएंगे, भोपाल, रायसेन, ठीक है, भोपाल, सीहोर, विदिशा वाला रीजन। और इसमें ट्राइब लिखना पारधी ट्राइब, पारधी, और गोंड भी लिख लेना। ठीक है, समझ आ रहा, ठीक है। अब मुझे बताना कि नॉर्थ वाले रीजन में कौन सी ट्राइब है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है। नॉर्थ वाला रीजन, उत्तरी वाला, भिंड, मुरैना, श्योपुर, हाँ, और उसमें जो सहरिया जनजाति, ठीक है। जो मध्य वाला क्षेत्र है उसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा। और उसमें मेनली जो ट्राइब है, देखो पारधी है, और गोंड जो है वो सारे एमपी के सारे रीजन में होती है। अगर मुख्यतः पूछेगा तो पारधी जनजाति। अच्छा ठीक है, बताना दक्षिणी क्षेत्र में, पहले डिस्ट्रिक्ट बताना, बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा, ठीक है। तो कोरकू और भारिया, ठीक है, भारिया में भी वो पातालकोट में जो होती है, छिंदवाड़ा में वो। अच्छा, इस साइड में बताना वेस्टर्न वाले रीजन में, रतलाम, मंदसौर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ठीक है, बुरहानपुर, भील और उसकी जितनी भी उपजाति है, भील, भिलाला, पटेलिया, ये सब उस एरिया में है, ठीक है। और फिर ये जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट बताना, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, ठीक है, सिवनी, ठीक है, सारे रीजन आ जाएंगे, और बैगौर, गोंड है। और फिर जो ये पूर्वी वाला क्षेत्र है, मेनली बघेलखंड वाला, वहाँ पे कोल और पनिका, ठीक है। उसमें एक और डिस्ट्रिक्ट लिख लेना, सतना, क्योंकि कोल मुख्यतः सतना, मतलब सतना में ही है, सतना भी लिख लेना। उसमें सीधी शेड्यूल जो लिखा है ना पहला वाला ईस्ट वाले में, उसमें सतना भी लिख लेना। हो गया, ठीक है। तो जो अपने सिलेबस में मेंशन्ड है पहला टॉपिक, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अपन सेकेंड टॉपिक पे आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। ये हेडिंग डाल लेना आप लोग, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब्स, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 342 का 1 बताना फिर से। किसी भी जाति या समूह को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन किस में दी गई है, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कमीशन बना है, एसटी कमीशन, वो कौन से आर्टिकल में है, एसटी कमीशन 338 ए में है ना, सिर्फ 338 में है, ठीक है। 338 में है कि 338 ए में है, ए में है ना। 338 में एससी के लिए कमीशन है, 338 ए में एसटी के लिए, और 338 बी में ओबीसी के लिए है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो डाली, हेडिंग डाली। सबसे पहले लिखना प्रमुख अनुसूचियां जो ट्राइब से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब से, तो हेडिंग डालना प्रमुख अनुसूचियां, ठीक है, मेजर शेड्यूल्स, ठीक है। शेड्यूल्स पढ़े, कितने शेड्यूल है हमारे, 12। तो अच्छा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जो शेड्यूल है वो कौन सा है, 6th है, ठीक है। हाँ, 5th शेड्यूल में क्या दिया गया बताओ अब तुम्हें, हाँ 5th में क्या, विशेष आरक्षण नहीं है, उनके लिए प्रोविजंस जो है सारी जनजातियों के लिए वो 5वें में है, और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जो वो 6वें शेड्यूल में है, ठीक है। तो पहले लिख लेना 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल, ठीक है, 5th शेड्यूल।
ठीक है, पहले हिंदी वाले लिखना। इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल है। जो भी शेड्यूल एरिया होते हैं और शेड्यूल ट्राइब होती है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो 5th शेड्यूल में है। ठीक है, इस 5th शेड्यूल के अंदर फिर आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 244 वगैरह। तो इसमें हिंदी वाले लिख लिए। इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल है। ठीक है, इंग्लिश में लिखना। प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन and control of schedule area and schedule tribe। अच्छा, ये 5वीं अनुसूचित शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब के लिए AMTM को छोड़ के। अच्छा, इसमें आप लोगों को पता है कितने स्टेट्स है? जो 5th शेड्यूल है वो कितने स्टेट्स में लागू है? अभी कितने स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड है? टोटल 10 स्टेट है। इसमें वही स्टेट होंगे ना जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब होगी, अनुसूचित जनजाति होगी, वही स्टेट आएंगे। तो इसमें आप लोग राज्यों के नाम लिख लेना। नहीं, पेसा एक्ट वाला वो दूसरा है। ठीक है, वैसे उसमें मुख्यतः यही डिस्ट्रिक्ट आते हैं। हाँ, 10 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लेकिन ये क्यों, देखो 10 डिस्ट्रिक्ट है उसमें, लेकिन लागू अभी 7 डिस्ट्रिक्ट में है पेसा एक्ट। ठीक है, 5वीं अनुसूची में भी 10 डिस्ट्रिक्ट है, वो लिख लेना। अब आप लोग बताओ कहाँ कहाँ ट्राइब्स है? सबसे पहला क्या आएगा? MP आएगा। दूसरा MP के पास वाले स्टेट छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार को हटा दिया गया। इसमें पहले था, अब हट गया है। ठीक है, बिहार में नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, लिखते चलो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। कितने हो गए? 8 हो गए क्या? 7। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश है तो एक और क्या होगा? तेलंगाना। ठीक है, बोलना आप लोग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और एक राजस्थान। ठीक है, ठीक है। अब लिखना 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल। हम वो पढ़ रहे हैं कि ट्राइब्स के लिए कहाँ कहाँ प्रोविजन मेंशन्ड है अपने संविधान में। तो सबसे पहले अपन ने क्या देख लिया? प्रमुख अनुसूचियाँ, जो कि 5th और 6th शेड्यूल में मेंशन्ड है। ठीक है, तो 6वीं अनुसूची लिखना। यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में, यह अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित
प्रावधानों से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश में लिखें, प्रोविजन रिलेटिंग टू provision relating to the administration of provision relating to the administration of tribal area in state of Assam, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, कौन सी दो अनुसूचियां हैं? पांचवी और छठवीं। कितने, पांचवी अनुसूची में कितने स्टेट हैं? 10 है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि इसके लिए सामाजिक मतलब सामाजिक क्या बोलेंगे, सुरक्षा के से संबंधित कौन से प्रावधान है, आर्थिक सुरक्षा से क्या है, शैक्षणिक सुरक्षा से क्या है। ठीक है, तो अच्छा, आप लोगों को पता है आर्टिकल 17 में क्या मेंशन्ड है? हाँ, अप्रश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल देना, सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान। हम इसको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि संविधान में शेड्यूल ट्राइब के लिए कहाँ पे क्या मेंशन्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उनको सामाजिक सुरक्षा जो मिली हुई है वो कौन से आर्टिकल में मिली है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले लिखना सोशल अच्छा, पूरी हेडिंग डाल ली थी ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वाला, उसमें पहले हमने शेड्यूल्स पढ़ा। सेकेंड हेडिंग डालना सोशल सेफ गार्ड, सोशल सेफ गार्ड, सोशल सेफ गार्ड रिलेटेड प्रोविजंस भी लिख लो। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान। ठीक है, पहले लिखना आर्टिकल 17। क्या है आर्टिकल 17? हाँ, अस्पृश्यता का अंत या फिर उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, सोशल पढ़ लिया, अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? आर्थिक। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना आर्थिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान, इकोनॉमिकल सेफगार्ड रिलेटेड प्रोविजन। ये बता रही हूँ, उसके अंदर आर्टिकल्स आएंगे। हेडिंग डालना, पहले क्या लिखा? सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। अब सेकंड लिखना है आर्थिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान। ठीक है, इकोनॉमिकल सेफगार्ड रिलेटेड प्रोविजन। आर्टिकल 244 पता है? अभी हमने जो 5th शेड्यूल में पढ़ा कि जो भी जनजातीय क्षेत्र है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड प्रावधान है वो 5th शेड्यूल में है। तो 5th शेड्यूल के अंदर ही आता है आर्टिकल 244। तो आर्टिकल 244 में ही जो भी जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, उसके प्रशासन का दिया गया है इसमें। ठीक है, तो लिख लेना आर्टिकल 244। अनुसूचित क्षेत्रों, एक मिनट लिंक चली गई है। अनुसूचित क्षेत्रों आर्टिकल 244 लिख रहे हैं हम। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब का इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले लिखना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल 244, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, हाँ, हिंदी में आर्टिकल 244 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है,
क्या? हाँ ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, अच्छा एरिया मैंने ट्राइब बोल दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है। अब आर्टिकल 244 का 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। जो हम लोग ने 5th शेड्यूल में पढ़ा है ना कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रावधान है, तो इसके लिए एक काउंसिल बनती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। ये पहले सुन लीजिए आप, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है जिसमें टोटल 20 मेंबर्स होते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी बातें होती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा होता है, ठीक है, वही देखती है। तो ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है ये पहले नहीं थी, इसको आर्टिकल 244 के 1 में जोड़ा गया है, और कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिख लेना, आर्टिकल 244 में लिख लिया अपन ने कि जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है इसमें, ठीक है। उसके बाद लिखना आर्टिकल 244 का 1 ब्रैकेट में, 244 का 1, इसमें है जनजाति सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद। कितने मेंबर्स हैं इसमें? कितने मेंबर्स होते हैं? 20 मेंबर्स, ठीक है, ये भी लिख लीजिए 20 मेंबर्स। कौन से शेड्यूल में होगा फिर ये? कौन सी अनुसूची में होगा ये? 5वीं अनुसूची में होगा, ये अपन ने अभी पढ़ा था ना, वहाँ ब्रैकेट में ये भी लिख लेना 5वीं अनुसूची। देखो पहले अपन ने प्रमुख अनुसूचियां में 2 अनुसूची पढ़ ली, 5वीं और 6वीं, ये पहला हेडिंग हो गई थी। सेकंड में मैंने बताया सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड, थर्ड में मैं बता रही हूँ आर्थिक सुरक्षा से। तो आर्थिक सुरक्षा में यही है जो अपन ने जो प्रशासन से रिलेटेड, वो अनुसूची अलग थी, पहले मैंने बता दिया कि 2 अनुसूचियां हैं जो शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, उसके बाद अपन लोग सुरक्षा से रिलेटेड प्रावधान पढ़ रहे हैं। क्या? नहीं, वो 5वीं में नहीं आते हैं, वो मैं आपको अलग ही बता रही थी, जिसमें मैंने आर्टिकल 17 पढ़ाया था, वो सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड प्रावधान था, जिसमें अपन आर्टिकल 17 पढ़ते हैं। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी उनके लिए सामाजिक सुरक्षा ही तो है, तो ये आप सामाजिक सुरक्षा में लिखना। फिर नेक्स्ट मैंने पढ़ाया आर्थिक सुरक्षा, तो आर्थिक सुरक्षा में आर्टिकल 244 है, ठीक है। आर्टिकल 244 के 1 में क्या लिखा? जनजाति सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 20 मेंबर्स। और ये जो आर्टिकल 244 का 1 है वो कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 22 CAA 1969 से जोड़ा गया है, ठीक है। कभी पूछ लिया कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रोविजन किससे जोड़ा गया, तो 22 CAA 1969 से। हिंदी, एक मिनट, संविधान संशोधन अधिनियम है ना, (1969) संविधान संशोधन अधिनियम 1969। ठीक है, समझ में आया? देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान है वो। तो पहले हमने पढ़ लिया आर्टिकल 244 का 1, इसमें शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज के जो प्रशासन से रिलेटेड प्रावधान होंगे वो आर्टिकल 244 में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए काउंसिल बनेगी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद, ठीक है। वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 244 का 1, वो पहले नहीं थी, उसको जोड़ा गया है अमेंडमेंट एक्ट से। कौन से? 22 अमेंडमेंट एक्ट 1969 से। अब समझ में आ गया? इसमें कितने मैक्सिमम मेंबर्स होंगे? 20 मेंबर होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना आर्टिकल 275। क्या? देखो
जो 244 बताया मैंने आपको 5th शेड्यूल में है। आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, पहले मैंने क्या, अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी ट्राइब्स है उसके लिए अपन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ रहे हैं, संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संविधान में मेंशन होने के पहले शेड्यूल, किसी तो शेड्यूल में होगा ना, तो पहले मैंने आपको 5वीं और 6वीं अनुसूची बताया। हाँ, तो अनुसूची के अंदर आर्टिकल्स भी तो आएंगे ना, तो जो आर्टिकल 244 है वो 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। 17 फर्स्ट सेकंड थर्ड में है ना, नहीं अनुसूची में नहीं है। वो जो अपन जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल 17 राइट टू फ्रीडम, तो उसमें जो 17 आर्टिकल है अनटचेबिलिटी का, उसमें है, वो अलग से है ये, ठीक है। 5वीं और 6वीं अनुसूची में ट्राइबल एरियाज के लिए, शेड्यूल एरियाज के लिए आर्टिकल्स है, और उसका ये एक है आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244 का 1, ठीक है। फिर आर्थिक सुरक्षा में नेक्स्ट लिखना 275। अच्छा ठीक है, प्रशासन कर रहे हैं तो पैसे की भी ज़रूरत होगी, ठीक है, उनको अनुदान चाहिए होगा, तो आर्टिकल 275 में अनुदान की ही बात करता है, ठीक है। तो संविधान की 5वीं और इसमें लिखना आर्टिकल 275 जो लिख रहे हैं, इसमें है संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के, संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के अधीन विशेषकृत राज्यों को अनुदान सहायता, विशेषकृत राज्यों को अनुदान सहायता, लिख लिया, एक बार रिपीट करूं, संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों के अधीन विशेषकृत राज्यों को अनुदान सहायता, इंग्लिश में लिखना आर्टिकल 275 provide grants in aid to states to promote to provide grants in aid, GRANTS, grants in aid, AID, अनुदान सहायता, ठीक है, grants in aid to states to promote welfare of scheduled tribes, ठीक है, क्लियर हुआ। कभी पूछ लिया अनुदान कौन से आर्टिकल में है जो एसटी को प्रोवाइड करेंगे, आर्टिकल 275 में। आर्टिकल 17 में क्या है, ठीक है, 5वीं शेड्यूल में कितने स्टेट्स को रखा गया है, और स्टेट्स के नाम बताओ। 5वीं अनुसूची में कितने स्टेट्स को रखा गया, 10 है। 10 कौन से हैं, ठीक है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद कौन से आर्टिकल में है, सब क्लॉज 1 में। किससे जोड़ा गया उसको, 1969 से जोड़ा गया, ठीक है। कितने मेंबर्स होंगे इसमें मैक्सिमम, 20। अच्छा, अब मुझे बताना मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में कौन सी जनजाति है, सहरिया, ठीक है। मध्य क्षेत्र में जो सेंटर वाला रीजन है पारधी होगी, गोंड भी होगी, ठीक है। इधर जो वेस्ट वाला रीजन है उसमें भील है, भील और उसकी उपजातियाँ, ठीक है। जो साउथ वाला रीजन है वहाँ पे कोरकू और भारिया और गोंड भी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अब जो इस साइड वाला रीजन है, जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है अपना, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, वहाँ पे बैगा, ठीक है, गोंड, ठीक है। और जो ईस्ट वाला रीजन था कोल और पनिका, ठीक है। फिर अपन ने लिख लिया सोशल वाला, लिख लिया इकोनॉमिकल वाला, लिख लिया। अब नेक्स्ट लिखना शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रावधान, एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रोविजन, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रावधान, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रावधान। आर्टिकल्स याद है आप लोग को, आर्टिकल्स
नहीं है, ठीक है, याद करते चलते हैं, इसके क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ये पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ट्राइब वाली यूनिट के लिए भी, क्योंकि डायरेक्टली मेंशन्ड है अपने को संवैधानिक प्रावधान वाला। ठीक है, हेडिंग डाल ली, एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रोविजन। ठीक है, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक प्रावधान। आर्टिकल 15 में क्या है? अच्छा, आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वेलिटी वाला किसमें है? इक्वेलिटी वाला किसमें है? समानता का दी। हाँ ठीक है ठीक है, आर्टिकल 15 लिख लेना। आर्टिकल 15 ये कहता है कि आप किसी को भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप उनमें प्रतिषेध मतलब विभेद नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ये आर्टिकल 15 कहता है। तो ये ST/SC के लिए भी लागू होगा। तो अपन शेड्यूल ट्राइब्स पढ़ रहे हैं, तो शेड्यूल ट्राइब में भी आप इस आधार पे 5 आधार है, रिलीजन, रेस, ठीक है, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इस 5 आधार पर आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 15 लिख लेना। अनुच्छेद 15, पहला है धर्म, 5 आधार है उसके, RRCSB, इंग्लिश में अपन RRCSB से याद करते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, B से बर्थ, RRCSB। ठीक है, इंग्लिश में ही लिख लेना पहले, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, prohibition of discrimination, prohibition of discrimination on grounds of, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, सेक्स या फिर जेंडर। ठीक है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, रेस को मूलवंश कहते हैं, ठीक है, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, विभेद का प्रतिषेध, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 पता है? जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के काम होते हैं, लोक नियोजन के काम, उसमें उनके साथ क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 16 लिख लेना। लोक नियोजन में अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलेगा, ये आर्टिकल 16 कहता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, बैकलॉग पोस्ट के बारे में पता है? बैकलॉग पोस्ट क्या होती है? बैकलॉग पोस्ट क्या होती है? देखो, जो रिजर्व सीट्स आती है ST/SCs के लिए, ठीक है, अगर इस साल की वैकेंसी आई, उसमें ST/SC के लिए जो रिजर्व सीट है, अगर वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो फिर वही पोस्ट कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो इसको अपन बैकलॉग पोस्ट कहते हैं या फिर कैरी फॉरवर्ड नियम कहते हैं। तो इसको संविधान में मेंशन किया गया है, इसी आर्टिकल 16 में। नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल 16 के 4 के ब में है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ इसको, आर्टिकल 16 के 4 के बी में है बैकलॉग पोस्ट वाला।
ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिख लेना बैकलॉग पोस्ट फॉर ST/SC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए बैकलॉग पोस्ट। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आप वैसे ही लिखे, हिंदी में भी ऐसे ही बैकलॉग पोस्ट ही कहते हैं इसको, और हिंदी में भी इंग्लिश में भी उसको कैरी फॉरवर्ड नियम लिख लेना। कैरी फॉरवर्ड नियम आर्टिकल 16(4)B में है। समझ में आया बैकलॉग पोस्ट क्या होती है? ठीक है, कैरी फॉरवर्ड नियम। ठीक है, 16(4)B लिख लिया आपने, 16(4) का A भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब प्रमोशन होता है तो उसमें ST/SC के लिए रिजर्वेशन होता है, तो ये आर्टिकल 16(4) के A में दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा, हिंदी में लिखना, क्लियर हो रहा है? आर्टिकल 16 में क्या था कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, सबको समानता देंगे, उसमें डिफरेंट जैसे ST/SC के लिए प्रावधान दिए गए, उनको स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो पहला अपन ने 16(4) का B पढ़ लिया, जिसमें उनका कैरी फॉरवर्ड नियम है या फिर बैकलॉग पोस्ट के लिए दिया गया। अब जो पढ़ रहे हैं अपन 16(4) का A, उसमें प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिलता है ST/SC को, वो है। तो हिंदी में लिख लेना, राज्य सरकार द्वारा, और ये स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, फिर से बोलूं, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना, आर्टिकल 16(4) का A, it allows the state to make provisions, it allows the state to make provisions for reservation in matters of promotion for scheduled castes and scheduled tribes. It allows the state to make provisions for reservation in matters of promotion for scheduled castes and scheduled tribes. ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या था कि 5 क्राइटेरिया क्या थे, 5 आधार क्या थे? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इंग्लिश में बोलना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और फिर प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, बैकलॉग पोस्ट के लिए कौन से आर्टिकल में है? 16(4) का B। ठीक है, 16(4) के A में क्या है? जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो 16(4) के A में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 46। ठीक है, जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शंस होते हैं उनको आर्थिक सहायता देता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल ये दिया गया है आर्टिकल 46 में, ये लिख लेना है। हिंदी वाले, अनुसूचित जाति अनुदान किस में दे रहे थे? कौन सा आर्टिकल था? ग्रांट्स इन एड 275 था। ठीक है, आर्टिकल 46 लिखना, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा। ठीक है, इंग्लिश में लिखना, प्रमोट द
promote the educational and economic interest of weaker sections of state, especially scheduled caste and scheduled tribes. Promote the educational and economical interest of weaker sections of state, especially scheduled caste and scheduled tribes. ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 46 में. ठीक है. फिर आर्टिकल 350 का क क्या कहता है? ये मदर टंग में एजुकेशन की बात करता है. ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड है. ये मदर टंग में जो भी हमारी मातृभाषा है उसमें शिक्षा की सुविधाएं की बात करता है, वो भी किस स्तर पे? प्राथमिक स्तर पर. ठीक है, तो आर्टिकल 350 का क, 350 का ए. ठीक है, ये कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं. फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन in mother tongue. Facilities for education in mother tongue at primary stage. Facilities for education in mother tongue at primary stage. ठीक है. अपन ने 3 चीज़ पढ़ ली. एक तो सामाजिक सुरक्षा, दूसरा आर्थिक सुरक्षा और तीसरा पढ़ा था शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रावधान. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लोग राजनीतिक वाला. 3 हो गए और पहले अपन ने 2 शेड्यूल पढ़े थे, 5वीं और 6वीं अनुसूची. ठीक है, फिर लिखना राजनीतिक प्रावधान, पॉलिटिकल प्रोविजंस. सारे हम शेड्यूल ट्राइब के लिए लिख रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीतिक प्रावधान. पंचायत के आर्टिकल्स याद है? पंचायत में रिजर्वेशन जो है, आरक्षण है, वो कौन से आर्टिकल में है? 243 डी में. और वैसे ही डी है तो उधर क्या होगा? नगर पालिका में डी है तो टी होगा. सर ने याद करा, डी है तो टी है. ठीक है, तो 243 के डी में पंचायतों के लिए आरक्षण है, और वहीं पर अगर नगर पालिका में आरक्षण बोलेगा किसके लिए? एसटी के लिए, तो 243 के टी में है. तो अपन ने डालिए, हेडिंग डालिए राजनीतिक प्रावधान, पॉलिटिकल प्रोविजन. पहला आर्टिकल लिखना आर्टिकल 243 का डी, 243 डी. पंचायतों में आरक्षण. नहीं, 243 डी ही है, सब क्लॉज में. 243 डी, रिजर्वेशन इन पंचायत. पंचायतों में आरक्षण एसटी एससी के लिए है, वुमेन के लिए है. ठीक है, 33% जो रिजर्वेशन की बात है इसमें, और मध्य प्रदेश में 50% है. ठीक है, पंचायत में आरक्षण. फिर है आर्टिकल 243 टी. टी जो डी में था वो टी में है. ठीक है, लिख लिया रिजर्वेशन इन पंचायत 243 डी. फिर लिखना नगर पालिकाओं में आरक्षण, नगर पालिका में आरक्षण, रिजर्वेशन इन म्यूनिसिपैलिटी. नगर पालिका में आरक्षण, रिजर्वेशन इन म्यूनिसिपैलिटी. क्लियर हुआ? 243 डी, 243 टी. ठीक है. अच्छा, सीएम के लिए कौन सा आर्टिकल है? मुख्यमंत्री के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए बता दो. 74 किसके लिए है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिनका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर. वैसे स्टेट में होता है आर्टिकल 163. ठीक है,
अब नेक्स्ट पढ़ना है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 जो है वो राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, ठीक है। मंत्री परिषद जो राज्य में है वो, ठीक है। तो मंत्री परिषद में एक वो जनजाति कार्यालय का भी मंत्री होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 164 का एक है वो इसी मिनिस्टर की बात करता है, जो जनजाति कार्यालय मिनिस्ट्री है उसकी बात करता है, ठीक है। तो हिंदी में लिख लेना आर्टिकल 164 का 164 ब्रैकेट में 1 लिखना, ठीक है। आर्टिकल 164 ब्रैकेट में 1। इसमें भी 4 स्टेट है, एक तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इन 4 स्टेट के लिए वो बात करता है जनजाति कार्यालय की, मंत्रालय की, ठीक है। तो हिंदी वाले लिखना मध्य प्रदेश, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इंग्लिश में रुक जाना, उसका पूरा सेंटेंस बताऊंगी मैं। हिंदी में लिखना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय एक मिनिस्ट्री होगी, वो आर्टिकल 164 के 1 में दिया गया है, ठीक है। कितने स्टेट्स है इसमें? 4, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजाति मंत्रालय। इंग्लिश में लिखना स्पेशल ट्राइबल मिनिस्ट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइब्स, स्पेशल ट्राइबल मिनिस्ट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइब्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। इनके लिए स्पेशल जो जनजाति मंत्रालय होगा वो आर्टिकल 164 के 1 में दिया गया है, ठीक है। फिर है आर्टिकल 330, आर्टिकल 330। अच्छा, लोकसभा में आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया है? 330 में ही। 332 में क्या है? राज्यसभा में तो नहीं है, विधानसभा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 330 लिखना, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा में आरक्षण कहाँ दिया गया है? 330 में। और स्टेट की विधानसभा की बात करेंगे तो आर्टिकल 332 में दिया गया है, ठीक है। तो लिख लेना आर्टिकल 330, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लोकसभा के निर्वाचन में आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लोकसभा के निर्वाचन में आरक्षण, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट and scheduled tribes, reservation for scheduled caste and scheduled tribes in election to the Lok Sabha, ठीक है। reservation of scheduled caste and scheduled tribes in election to Lok Sabha, ठीक है। आर्टिकल 332 में क्या था? विधानसभा में ST/SC के लिए आरक्षण, ठीक है। तो लिख लेना आर्टिकल 332, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान, ठीक है। राज्य विधानसभा में आरक्षण आर्टिकल 332 में। इंग्लिश में लिख लेना प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन
प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। आर्टिकल 275 बताना, अनुदान, ठीक है। अच्छा, जो जनजाति सलाहकार परिषद है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे? 20 होंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आर्टिकल क्या है उसके लिए? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के लिए 244 का 1। अच्छा, बैकलॉग पोस्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? 16(4) का बी, ठीक है, 16 के 4 का बी। अच्छा, बताना जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता है ST SC को वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 16(4) A में, ठीक है। लोक नियोजन में अफसर की समानता कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 16, ठीक है। पांचवी अनुसूची में कितने स्टेट्स हैं? 10 है, ठीक है। अब मुझे बताना कि जो हमने एक आर्टिकल 164 का 1 पढ़ा, क्या था उसमें? 164 का 1, उसमें हमने पढ़ा था कि जनजाति के लिए एक मंत्रालय होगा, ठीक है। और इसमें कौन से स्टेट से, कितने स्टेट से? 4 स्टेट थे। कौन से थे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद फिर पंचायतों में आरक्षण कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 243 का डी में। और वैसे ही 243 के डी में क्या है? नगर पालिका में आरक्षण, ठीक है। अब बताना आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। फिर ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना आर्टिकल 342 का 1। ये हमने पहले भी लिखा है, अभी भी लिख लीजिए। आर्टिकल 342 ब्रैकेट में 1 क्या कहता है? आर्टिकल 342 का 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति है वो किसी भी जाति या समूह को शेड्यूल ट्राइब में घोषित, ठीक है। तो लिख लेना राष्ट्रपति किसी जाति को, शॉर्ट में लिखना, ठीक है। राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर, हम लिख रहे हैं आर्टिकल 342 का 1, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट एज शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। आर्टिकल 366 के 25 में क्या दिया गया है? 366 के 25 में क्या दिया गया है? अनुसूचित जनजाति की परिभाषा, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 366 के 25 में। ये राजनीतिक प्रावधान एक जगह हो जाएंगे, इसीलिए लिख लो। 366 का 25 कल भी बताया था मैंने, इसमें परिभाषा दी गई है शेड्यूल ट्राइब के लिए। और वहीं पर शेड्यूल कास्ट का कभी पूछ लेगा तो 366 के 24 में है, ठीक है। क्या 24, जैसे 366 का 25 अपने ब्रैकेट में लिखा, वैसे 24 वो SC के लिए है। हाँ, लेकिन ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है, उसमें प्रॉपरली जो आर्टिकल में मेंशन है कि राज्य सरकार ही करेगी। सेंट्रल में आरक्षण का वो तो नहीं पता मुझे, वैसे स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, जो भी रिजर्वेशन देती है स्टेट गवर्नमेंट करती है। हाँ, उसके लिए अलग होगा, पता नहीं। जो आर्टिकल 15 और 16 है, इसमें जो आरक्षण के लिए दिया गया है उसमें राज्य सरकार का ही मतलब राइट है, ठीक है। आर्टिकल 16(4) के A में जो दिया गया था। हाँ, वो मैंने ST था 25 में, तो SC के लिए 24 में है, वो ऐसे ही लिख लेना अलग से 366 के 24 में, ठीक है।
तो ये हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो भी आर्टिकल्स है, वो हमने पढ़ लिए शेड्यूल टाइप को लेकर। ठीक है, ये आर्टिकल बहुत अच्छे से घोट लेना, लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। क्या नहीं हुआ है ये वाला? अच्छा, 342 का 1, ठीक है, इसमें लिख लेना, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी कास्ट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, ये जो कल अपन ने लिखा था। फिर नेक्स्ट लिखना आर्टिकल 366 का 25, ब्रैकेट में 25, डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, क्या पढ़ लिया अपन ने? पहले अनुसूचियां पढ़ी, फिर उसके सामाजिक प्रावधान पढ़ा, फिर आर्थिक पढ़ा, फिर शैक्षिक वाला पढ़ा, कल्चरल और शैक्षिक वाला, फिर हमने राजनीतिक प्रावधान पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे संस्थागत प्रावधान। ठीक है, अगर कोई कमीशन बना है, कोई आयोग बना है, कोई परिषद बनी है, तो ये है वो संस्थागत प्रावधान, इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस। संस्थागत प्रावधान, संस्थागत प्रावधान। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन सी आर्टिकल में है? अभी बताया था मैंने, 338A में। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल में है? 338 में। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है वो 338B में। ठीक है, तो पहले लिख लेना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, हेडिंग डाल लेना, संस्थागत प्रावधान डाल लिया, उसके बाद पहला लिखना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके अंडर लिखना आर्टिकल कौन सा है? अच्छा, इंग्लिश में लिख लेना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन में पहला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आर्टिकल 338A। ठीक है, आर्टिकल 338A। इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन से हेडिंग, उसमें पहला डालना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कब बना है? नहीं पता, 2003 में बना है। ठीक है, लिख लिया इसमें कि राष्ट्रीय कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338A में। ये क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो लिख लेना यह एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इट इज़ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जब कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें 4 ऑप्शन रहता है, कहीं पर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहीं पर दिया सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अगर वो आर्टिकल में मेंशन होगा तो ऑब्वियसली बात है वो संवैधानिक निकाय होगा। ठीक है, तो यह एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इट इज़ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लिंक 2003 में। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट पहले लिख लिया, इट इज़ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकेंड में लिखना एस्टेब्लिशमेंट, गठन 19 फरवरी 2003। में वो ठीक है, मैं एक बार देख लूँगी, मैंने तो 2003 पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, हाँ 2003 का वो संविधान संशोधन अधिनियम था, 2004 में वो लागू हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी पता है ये कई सारी बुक में 3 भी दिया है, कहीं पर 4 भी दिया है, तो एक बार और कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, अभी लिख लेना 19 फरवरी 2004, 4 लिखना है, और उसमें ब्रैकेट में लिख लेना 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 89 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, और गठन हुआ है 19 फरवरी 2004।
कहीं पर ये 2003 भी दिखेगा, लेकिन ज़्यादा आप लोग 2004 को ही मानना, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर है उद्देश्य। उद्देश्य में लिखना अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए, अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों को के, विभिन्न सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करना, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव, थर्ड में लिखना ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट के बाद टू मॉनिटर द implementation of, to monitor the implementation of various safeguards provided to the scheduled tribes, ठीक है। जो कमीशन होता है वो एससी के हित के लिए काम करता है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। इंग्लिश में टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। इसमें कितने मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य, ठीक है। 1 + 1 + 3। तो इसका कंपोजिशन लिख लेना, संरचना लिख लेना या फिर स्ट्रक्चर लिख लेना इंग्लिश में, हिंदी में संरचना और इंग्लिश में स्ट्रक्चर, ठीक है। एक अध्यक्ष, एसटी एससी ओबीसी तीनों में 1 + 1 + 3 होता है, ठीक है, जो आयोग होता है उसमें, ठीक है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। कितनी महिला सदस्य इसमें कंपलसरी है पता है? एक महिला कंपलसरी है, ठीक है। तो लिखना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। तो जो सदस्य है उसमें एक महिला सदस्य अनिवार्य है, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेना 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन एंड 3 अदर मेंबर्स, ठीक है। 1 विमेन मेंबर इज मैंडेटरी, 1 विमेन मेंबर इज मैंडेटरी। एक जो महिला सदस्य है वो अनिवार्य है। 1 + 1 + 3 जो 3 सदस्य होंगे उसमें एक महिला अनिवार्य है, ठीक है। क्लियर हुआ? कौन सा आर्टिकल है कमीशन के लिए, एसटी कमीशन के लिए? 338A। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से? 89 से। एसटी और एससी आयोग पहले एक साथ काम करते थे, उसको 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से 19 फरवरी 2004 को इसको एसटी आयोग अलग बना दिया गया और एससी आयोग अलग बना दिया गया, ठीक है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं टोटल? इसका संरचना क्या है? 1 + 1 + 3, ठीक है, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लिखे उसको भी लिख लेना संस्थागत प्रावधान में। आदिवासी या फिर जनजाति सलाहकार परिषद, ये लिख लिया, आयोग लिख लिया, कमीशन। नेक्स्ट डालना सेकेंड हेडिंग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो हमने पहले लिखा है उसी को लिखना है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद। गठन इसका किस आर्टिकल, किस अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था? नहीं, अब बताया था मैंने। कौन से अमेंडमेंट एक्ट, कौन से संशोधन अधिनियम से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी? 22वें था, 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो पहले लिख लेना गठन, एस्टेब्लिशमेंट। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? 244 के 1 में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1)
आर्टिकल 244(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन सा शेड्यूल आ जाएगा इसमें? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कौन सी अनुसूची में है? 5वीं में है, तो ये भी लिख लीजिए 5वीं अनुसूची के तहत। अच्छा, किसके आदेश पर बनती है ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल? किसके आदेश पर बनती? कौन आदेश देगा कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनानी? राष्ट्रपति ही देंगे, तो ये भी लिख लीजिए कि राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, एडवाइस नहीं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 244 के 1 में है। कौन सी शेड्यूल में है? 5th शेड्यूल में है। और इसको आदेश कौन देता है बनाने के? राष्ट्रपति। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। इंग्लिश में लिख लिया? लिख लिया हमने, ठीक है। फिर है इसमें अध्यक्ष कौन रहेगा? कितने स्टेट में थी पहले ये बताना। आदिवासी सलाहकार परिषद जो हमने पढ़ा था वो कितने स्टेट में थी? 10 में थी। देखो 5वीं अनुसूची 10 में होगी और 5वीं अनुसूची के तहत ही ये काउंसिल बनती है, तो वो भी 10 में ही होगी। तो लिख लेना कि 10 स्टेट के नाम फिर से लिख लो इसमें, 10 राज्य जहाँ पे आदिवासी सलाहकार परिषद या फिर जनजाति सलाहकार परिषद है। पहला मध्य प्रदेश, बोलते जाओ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है, मतलब आपको 4 स्टेट के नाम दे देंगे जहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नहीं है। तो इसको याद करने का इजी है, जिसे जितने भी एमपी के पास के राज्य हैं वो तो है ही, नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ऊपर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और ऊपर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कितने मैक्सिमम मेंबर होंगे उसमें? 20। ठीक है, अधिकतम 20 सदस्य। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। ठीक है, तो अध्यक्ष लिख लेना, अध्यक्ष संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। इसके चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। ठीक है, और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा था ये? 22, ये भी लिख लीजिए उसमें कि 22 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 से। ठीक है, एसटी आयोग कौन से अमेंडमेंट एक्ट से बना? 89 2003। कब है उसका गठन, कब हुआ? 19 फरवरी 2004। कितने सदस्य होते हैं इसमें? ठीक है, जनजातियों को जो अनुदान मिलता है उनके प्रशासन से रिलेटेड, तो वो किस में है? उनके अनुदान की बात किस में कही गई है? कौन से आर्टिकल में? 275 में। अच्छा ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के लिए कौन सा आर्टिकल है? जनजाति सलाहकार परिषद के लिए कौन सा आर्टिकल है? 244 का ए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना। इंग्लिश में लिख लिया है ना? हाँ, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सांविधिक प्रावधान। अभी तक हमने संवैधानिक पढ़ा, आयोग पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सांविधिक प्रावधान, स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सांविधिक, ठीक है। पहले एक आयोग पढ़ा था कल अपने, ढेबर आयोग, ठीक है। उसने क्या अनुशंसा दी थी? ढेबर कमेटी बनी थी 1960 में, 73 में उसने अनुशंसा दी थी, बनी। हाँ, 75 अति संवेदनशील जनजातियों को इंक्लूड किया था। मध्य प्रदेश की कितनी जनजाति थी? 3 में। अच्छा, कौन से सेंसस से इसमें इंक्लूड किया गया? कौन से?
2011 के सेंसस में। कौन सी थी मध्य प्रदेश की? 3, बैगा, भारिया और सहरिया। ठीक है, तो पहला वही लिखना, ढेबर आयोग, ढेबर कमीशन। अच्छा, ये ढेबर आयोग, एक सेकेंड, अपन पहले सांविधिक प्रावधान में 3 एक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद ये आयोग पढ़ेंगे। ठीक है, 3 एक्ट लिख लीजिए, इसको मैं आगे समझाऊंगी। पहले पेशा एक्ट। सांविधिक प्रावधान में एक्ट क्या होते हैं? जो भी पार्लियामेंट के लॉ से आता है वो एक्ट बन जाता है, इसी को स्टैट्यूटरी प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, तो सांविधिक प्रावधान में पहला लिखना पेशा एक्ट। पेशा एक्ट पहले पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद मैं आयोग बता दूंगी। पेशा एक्ट लिख लेना, पंचायत ब्रैकेट में, अभी हम लोग सांविधिक प्रावधान पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, उसमें पहला है पेशा एक्ट। हिंदी में लिखना पंचायत ब्रैकेट में अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार ब्रैकेट बंद, अधिनियम 1996, विस्तार। हाँ, पेशा का फुल फॉर्म ही है। कुछ बोल रहे हैं ऑनलाइन में? ठीक है, इंग्लिश में लिखना पंचायत ब्रैकेट में एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज, पंचायत ब्रैकेट में एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज ब्रैकेट बंद, एक्ट 1996। हाँ, 1996 में। ठीक है, पेशा एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। कब बना था? 1996 के लिए, 6 में बना था। और इस पेशा एक्ट को लागू करने के लिए जो कमेटी बनी थी वो कब बनी थी? 1991 में बनी थी, भूरिया कमेटी। कौन? दिलीप भूरिया जी थे, उन्होंने कमेटी बनाई थी 1991 में। उनकी रिकमेंडेशन से 1996 में पेशा अधिनियम लागू होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ है? 2022। डेट बताना। जनजाति गौरव दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर, बिरसा मुंडा जी की जयंती पे। तो उसी दिन से 15 नवंबर 2022 को पेशा एक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में लागू हो गया है। ठीक है, और ठीक है, इसमें लिखते चलना पेशा एक्ट। पहला पेशा एक्ट डाल लिया। पेशा का फुल फॉर्म क्या है पूछ लेगा तो, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। पहले लिखना भूरिया समिति की सिफारिश पर, भूरिया समिति की सिफारिश पर आधारित, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भूरिया कमिटी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भूरिया कमिटी, दिलीप भूरिया कमिटी। ठीक है, पूरा नाम लिख लिया, पूरा नाम बोलना पेशा एक्ट का, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। ठीक है, इसकी लागू कब से हुआ? लागू हुआ था 1996 के, इसकी डेट है 24 दिसंबर 1996। इफेक्टिव हुआ है 24 दिसंबर 1996 से। लागू 24 दिसंबर 1996, इफेक्टिव 24 दिसंबर 1996। अच्छा, पेशा एक्ट काम क्या करता है? जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है उनको जल, जंगल और जमीन का अधिकार प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका प्रावधान लिख लेना, प्रोविजन में प्रावधान, जनजातीय समाज को जल, जंगल, जमीन, कॉमा संसाधन पर अधिकार दिया गया है। इस पेशा एक्ट के अंतर्गत जितने भी जनजातीय समाज है उनको जल, जंगल, जमीन, संसाधन पर अधिकार दिया गया। चारों चीज़ याद रखना, जल, जंगल, जमीन और संसाधन पर। ठीक है, रिसोर्सेज मतलब वही नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उसमें दिया गया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखना, ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी हैज़ बीन गिवन
ट्राइबल सोसाइटी हैज़ बीन गिवन राइट्स ओवर वाटर, फॉरेस्ट, लैंड एंड रिसोर्सेस। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी हैज़ बीन गिवन राइट्स ओवर वाटर, फॉरेस्ट, लैंड एंड रिसोर्सेस। अभी कितने स्टेट्स में लागू है पेसा एक्ट? मध्य प्रदेश 7वां है। ठीक है, ये 10 स्टेट वही है जो हमने अभी पढ़ा था, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वाला। इसको फिर से लिख लेना। वर्तमान में देश के 10 राज्यों में लागू है। एट प्रेजेंट इट इज एप्लीकेबल इन 10 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। एट प्रेजेंट इट इज एप्लीकेबल इन 10 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। वर्तमान में देश के 10 राज्यों में लागू है। वही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना, मध्य प्रदेश पेसा अधिनियम लागू करने वाला 7वां राज्य है। MP is the 7th state. MP is the 7th state to implement PESA Act. ठीक है, अच्छा मध्य प्रदेश में कितने ट्राइबल ब्लॉक्स हैं? कितने? 89 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं। कितने में लागू है? 89 में ही लागू है। 89 में ही लागू है मध्य प्रदेश के। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के कुल 89 विकास खंडों में लागू है। इट इज एप्लीकेबल इन टोटल 89 ट्राइबल ब्लॉक्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ है ये पेसा एक्ट? 15 नवंबर 2022। तो ये लिख लेना, मध्य प्रदेश में लागू। किसने किया है? हाँ, ये भी लिख लीजिए, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कहाँ से किया? शहडोल। शहडोल से, शहडोल के भी कौन से गांव से? शहडोल के लालपुर गांव से। ठीक है, बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम लालपुर विलेज ऑफ शहडोल। हाँ, पैसा एक लागू किया गया। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कहाँ से लागू किया गया, और 15 नवंबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन जनजातीय गौरव दिवस होता है, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। ठीक है, ठीक है। पेसा एक्ट किसकी अनुशंसा पर आया था? भूरिया कमेटी। कब बनी? 1991 में। ठीक है, पेसा एक्ट का फुल फॉर्म बोलना। पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। कब से लागू हुआ ये? 24 दिसंबर 1996 से। अच्छा, मध्य प्रदेश में कहाँ से लागू हुआ है? शहडोल के लालपुर गांव से। कब लागू हुआ? 15 नवंबर 2022। किसने किया था? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, और इसमें किस चीज़ का अधिकार मिलता है? जल, जंगल, जमीन और संसाधन का अधिकार मिलता है। ठीक है, कितने ट्राइबल ब्लॉक्स में लागू है मध्य प्रदेश के? 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में। ठीक है, पेसा एक्ट में इतना ही है। नेक्स्ट लिख लेना, भूरिया कमेटी बनी थी। भूरिया कमेटी बनती 91 में, फिर रिकमेंडेशन देगी, फिर पेसा एक्ट बनेगा 96 में। ठीक है, नेक्स्ट सांविधिक प्रावधान में लिख लेना हिंदी में, अनुसूचित जाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी। इंग्लिश में लिखना, ट्राइब्स एंड अदर
ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जनरली ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट है 2006 का, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा आपने? फॉरेस्ट ड्वेलर्स, DWELLERS, ड्वेलर्स। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी। उसके बाद एक ब्रैकेट में और भी लिख लेना, वन अधिकारों की मान्यता, फिर ब्रैकेट बंद। आपने ये लिखा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना वन अधिकारों की मान्यता। इंग्लिश में लिखना रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, ठीक है। ये एक्ट है 2006 का, वन अधिकारों की मान्यता जो अधिनियम है वो है 2006 का, ठीक है। ठीक है, 2006 का फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, और पेसा एक्ट था 1996 का। अच्छा, फिर है अपन ने क्या पढ़ा कि अनुसूचित जनजाति आयोग जो था वो 89 CAA 2003 से कब बना? 19 फरवरी 2004। तो पहले क्या था, जो भी ST था, ST आयोग और SC आयोग वो साथ में काम करते थे, और 19 फरवरी 2004 से SC आयोग अलग बन गया, ST आयोग अलग बन गया, जिसके लिए आर्टिकल बन गया था 338 और 338A। तो पहले ये एक साथ आयोग था, मतलब एक साथ एक अधिनियम था, ये लिख लेना। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक, ब्रैकेट में अत्याचार निरोधक अधिनियम, ये 1989 का था। जाति और जनजाति के लिए एक में था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। शेड्यूल नहीं, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स आता है, हाँ, और अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए वो अलग है, ठीक है। इंग्लिश में लिखना शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ब्रैकेट में लिखना प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ATTROCITIES, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का, ठीक है। वन अधिकारों की मान्यता ब्रैकेट में है, उनको जितने भी उनके फॉरेस्ट से रिलेटेड राइट थे वो इसी एक्ट के अंतर्गत दिए गए थे, ठीक है। 2006 का एक्ट था ये। 3 सांविधिक प्रावधान पढ़ लिया, पहला अपन ने पेसा एक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट पढ़ा, और तीसरा अपन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो अत्याचार निरोधक अधिनियम था 1989 का वो पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद 2 आयोग हमने ये पहले भी पढ़ा, ये बस लिख लीजिए, अलग से हेडिंग डालना, समिति या फिर आयोग, ठीक है। समिति डाले ना, कमिटी, UN ढेबर आयोग या फिर कमिटी, UN ढेबर समिति लिख लेना, UN ढेबर जो कल हमने पढ़ा था ना 1973 में, उसने रिकमेंडेशन दी थी, तो ये आयोग बना था 60-61 में, ठीक है। 73 में उसने रिकमेंडेशन दी जिससे PVTG की लिस्ट बनी, ठीक है, और बना था 60-61 में, ठीक है। कब बना ये? गठन लिख लेना 1960। क्या? UN ढेबर, अच्छा, UNDHEBAR, क्या हुआ? UN ढेबर कमिटी, ये बनी 1960 में, और इसका उद्देश्य था, उद्देश्य लिख लेना, जनजातियों की समग्र स्थिति को, जनजातियों की समग्र स्थिति को संबोधित करने हेतु, जनजातियों की समग्र स्थिति को संबोधित करने हेतु
इंग्लिश में लिखना टू एड्रेस द overall situation of scheduled tribes, ठीक है क्या? जनजातियों की समग्र स्थिति को संबोधित करने हेतु, ठीक है। इसका एक स्पेशल पॉइंट लिख लेना, विशेष करके डाल लेना। 1973 में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी बनाई, ठीक है। 1973 विशेष में लिखना, 1973 में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की श्रेणी बनाई। इसमें एक चीज सुन लेना, जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीटीजी, इसको इंग्लिश में भी आप पीवीटीजी पढ़ेंगे। पहले पीवीटीजी जो था वो पीटीजी था, वी नहीं था उसमें, सिर्फ पीटीजी था। उसमें क्या था? पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो संवेदनशील हो जाते हैं, इसीलिए उसका नाम पीटीजी से 2006 में पीवीटीजी कर दिया गया था। तो ये अलग से पॉइंट डाल के लिख लेना कि पीटीजी से इंग्लिश में भी वैसे ही लिखना है, पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, उसको पीवीटीजी किया था 2006 में। इंग्लिश में लिखना पीटीजी से पीवीटीजी 2006 में किया, पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप से पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप 2006 में। विशेष जनजाति समूह जो था उसको विशेष पिछड़ी जनजाति समूह कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा अच्छा, मध्य प्रदेश की कितनी है पीवीटीजी में? 3 है, बैगा, भारिया और सहारिया। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा पीवीटीजी है? उड़ीसा, ठीक है। तो ये भी लिख लेना, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां सर्वाधिक पीवीटीजी है, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह है। पीवीटीजी को हिंदी में लिख लेना, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, पीवीटीजी। इंग्लिश में लिख लेना उड़ीसा हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज। उड़ीसा हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, ये अच्छा, इंग्लिश में नहीं लिखवाया, अच्छा स्पेशल में लिख लेना। created the category of स्पेशल पीवीटीजी का फुल फॉर्म, ठीक है। क्रिएटेड द कैटेगरी ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। कौन से सेंसस में आई थी फिर ये? 2011 की। कितनी थी टोटल इंडिया की? 75, ठीक है। सबसे ज़्यादा पीवीटीजी कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है। इंग्लिश में लिख लिया, क्रिएटेड द कैटेगरी ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। अच्छा, पीटीजी से पीवीटीजी कब बना? 2006 में। पहले वो था पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप, बाद में हो गया पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। यूएन ढेबर लिख लिया। नेक्स्ट लिखना कमिटी, भूरिया कमिटी। ये हमने पढ़ लिया है, बट इसको 2 पॉइंट लिख लीजिए इसमें। भूरिया कमिटी, भूरिया कमेटी कब बनी? 1991 में बनी। ढेबर आयोग कब बना? 1960 में, 1960-61 में बना, ठीक है। उसने 73 में अपनी अनुशंसा दी। भूरिया कमेटी कब बनी? उसने क्या अनुशंसा दी थी? पेसा एक्ट के लिए दी थी, और फिर 1996 में जाके पेसा एक्ट बन गया, ठीक है। भूरिया कमेटी 1991। इसका गठन 1991। उद्देश्य लिख लेना, जनजातीय क्षेत्रों में एस्टेब्लिशमेंट 1991, ठीक है।
जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश देने हेतु, सिफारिश देने हेतु, इंग्लिश में लिख लेना ऑब्जेक्टिव, टू गिव रिकमेंडेशंस फॉर, टू गिव रिकमेंडेशंस फॉर पंचायती राज सिस्टम, टू गिव रिकमेंडेशंस फॉर पंचायती राज सिस्टम इन ट्राइबल एरियाज, इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, इसका एक विशेष लिख लेना स्पेशल पॉइंट करके, पेसा अधिनियम इसी की सिफारिश पर बना, पेसा अधिनियम इसी की सिफारिश पर बना। स्पेशल में लिखना पेसा एक्ट वॉज मेड ऑन इट्स रिकमेंडेशन, पेसा एक्ट वॉज मेड ऑन इट्स रिकमेंडेशन, पेसा एक्ट वॉज मेड ऑन इट्स रिकमेंडेशन। ठीक है, भूरिया कमेटी का यही था। अच्छा ठीक है, हमने जो वो पढ़ा था पेसा एक्ट लागू हुआ है, 7वां राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है, लेकिन पहला राज्य कौन सा है? पेसा एक्ट जहाँ पे सबसे पहले लागू हुआ, लिख लेना आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है, अब इसको अपन कल रिवाइज करेंगे, पढ़ के आना आप लोग। आज की क्लास तो हो गई, इतना ही था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। जो सिलेबस का पहला टॉपिक है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला और संवैधानिक प्रावधान वाला, वो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, हाँ सर, सेव कर